स्टूडेंट्स, आई एम देवव्रत और आज बेटा हम आपको बीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का अपना 14th लेक्चर 14वां लेक्चर पढ़ाने जा रहे हैं। आज का बेटा जी हमारा टॉपिक होगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। मतलब बेटा आज हम आपकी यूनिट सेकेंड स्टार्ट करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ठीक है बेटा जी, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ठीक है बेटा जी, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। इस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम चैप्टर पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है बेटा जी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये पूरी यूनिट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इस पूरी यूनिट में हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डिस्कस करना है। ठीक है बेटा जी, अच्छी यूनिट है, बहुत इसका वेटेज रहता है एग्जाम में। ठीक है बेटा जी, मतलब आपसे हम कहें तो 15 नंबर कम से कम इस यूनिट से मिलते हैं आपको। ठीक है, 15 से 17 नंबर। तो चैप्टर डाल लीजिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उपसय संयोजी यौगिक, उपसय संयोजी रसायन। ठीक है बेटा जी, तो उपसय संयोजी यौगिकों का अध्ययन इनऑर्गेनिक की जिस ब्रांच में किया जाता है उसे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है बेटा, अब सवाल होता है बेटा जी उपसय संयोजी यौगिक ही क्या होते हैं, किन्हें कहते हैं। तो आपने बेटा बॉन्ड पढ़े होंगे, बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड। आपने आयनिक बॉन्ड पढ़ा, आपने कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा, आपने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड पढ़ा। आयनिक बॉन्ड जिन कंपाउंड में होता है उन्हें आयनिक कंपाउंड, जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड होता था उन्हें कोवेलेंट कंपाउंड। तो सोचो जिन कंपाउंड्स में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता होगा उन्हें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते होंगे। लेकिन डिफाइन कैसे करें, तो बेटा डिफाइन किया गया था साल्ट से। कैसे? साल्ट। देखा क्या बेटा, जब इनकी डिस्कवरी हुई कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की तो क्या देखा, साल्ट देखे। साल्ट जो थे वो हमें 3 तरह के मिले। एक मिले सिंपल साल्ट, डिफाइन करेंगे बहुत अच्छी तरह से। सिंपल साल्ट बेटा जी, दूसरे थे बेटा जी हमारे डबल साल्ट, डबल साल्ट, और तीसरे थे बेटा जी हमारे कॉम्प्लेक्स साल्ट, कॉम्प्लेक्स साल्ट। ठीक है बेटा जी, या हमने सबसे पहले साल्ट्स को सिंपल साल्ट्स और मॉलिक्यूलर साल्ट्स में बांटा था। सिंपल साल्ट और मॉलिक्यूलर साल्ट, और मॉलिक्यूलर साल्ट फिर 2 तरह के हुए थे, फिर डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स साल्ट। ठीक है, तो यहाँ मॉलिक्यूलर साल्ट भी करके फिर मैंने सोचा ये 3 भागों में ऐसे डिवाइड कर दो। ठीक है, तो बेटा जरा इन्हें समझ लेते हैं। सिंपल साल्ट क्या होते हैं? सिंपल साल्ट बेटा अगर हम घोलें जल में, वाटर में घोलें तो कंप्लीटली क्या हो जाते हैं, यानी कि ये वाटर में, ये जो होते हैं बेटा वाटर में पूर्ण रूप से क्या होते हैं, कंप्लीटली सोलेबल होते हैं। सोलेबल का मतलब कंप्लीटली पूर्ण रूप से आयोनाइज्ड होते हैं, आयनित होते हैं बेटा। ये पूर्ण रूप से आयोनाइज्ड होते हैं, यानी कि पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं। अच्छा, डबल साल्ट की बात करें तो डबल साल्ट की बात करें तो ये भी वाटर में क्या हो जाते हैं, ये भी बेटा वाटर में कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं, पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं। ठीक है बेटा जी। अच्छा, बात करें कॉम्प्लेक्स साल्ट की, ये वाटर में क्या होता है बेटा जी, ये देखा है कॉम्प्लेक्स साल्ट वाटर में आयोनाइज्ड नहीं होते हैं, ये वाटर में आयनित नहीं होते। चलो ये अंतर पता चला, आयनित नहीं होते। लेकिन बेटा कुछ बच्चों को साल्ट क्या होते हैं यही नहीं पता, साल्ट क्या होते हैं। तो साल्ट क्या होता है, अम्ल तथा क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया द्वारा जो यौगिक बनते हैं उन्हें लवण कहते हैं। अम्ल तथा क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया द्वारा जो कंपाउंड बनते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। जैसे HCl NaOH क्या बना, NaCl + H2, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, अम्ल और क्षार दोनों का प्रभाव निरस्त हो गया और लवण बन गया और जल। ठीक है, तो उसे लवण कहेंगे। अम्ल तथा क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया द्वारा जो यौगिक बनते हैं उन्हें लवण कहते हैं। ये 3 तरह के बता दिए हमने, सिंपल साल्ट, डबल साल्ट, कॉम्प्लेक्स साल्ट। सिंपल साल्ट बता दिया वाटर में पूर्ण आयोनाइज होते हैं, डबल साल्ट बता दिए ये भी कंप्लीटली वाटर में आयोनाइज होते हैं, और ये वाटर में आयोनित नहीं होते हैं। ठीक है, आयोनाइज नहीं होते। अब बेटा दूसरा अंतर, सिंपल साल्ट किसे कहेंगे,
सिंपल साल्ट उस साल्ट को कहेंगे जिसमें एक ही प्रकार के कैटायन और एक ही प्रकार के एनायन हो। मतलब आपने NaCl लिया, इसमें एक ही प्रकार का कैटायन और एक ही प्रकार का एनायन हुआ, ठीक है। या हम ये लें Na2SO4, ठीक है, ये लिया तो कैसे टूटा ये Na पॉजिटिव प्लस SO4 निगेटिव -2 तो 2Na। तो बेटा क्या देखा हमने, सिंपल साल्ट में कोई सा भी सिंपल साल्ट हो उसमें ये देखने को मिलेगा एक ही प्रकार के धनायन होंगे, एक जैसे, चाहे दो हो या दो से अधिक हो, जैसे यहाँ पर दो है, एक ही प्रकार के धनायन होंगे और एक ही प्रकार के ऋणायन होंगे, यानी कि कैटायन और एनायन एक ही प्रकार के होते हैं। जबकि डबल साल्ट में एग्जांपल है डबल साल्ट का पोटास एलम मोहर लवण, यानी कि K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राई इंटू 24H2, पोटास एलम फिटकरी, डबल साल्ट है बेटा। इसमें क्या देखा, इसमें हमने देखा वाटर में आयनेट तो कंप्लीटली हो जाएगा, लेकिन बेटा इसमें धनायन भी एक से अधिक प्रकार के हो सकते हैं और ऋणायन भी एक से अधिक प्रकार के होते हैं। तो डबल साल्ट उसे कहेंगे जिसमें मोर देन वन कैटायन हो या मोर देन वन टाइप एनायन हो, ठीक है बेटा। एक से अधिक प्रकार के धनायन या एक से अधिक प्रकार के ऋणायन होते हैं। जैसे एक ही प्रकार के एक से अधिक प्रकार के धनायन और एक से अधिक प्रकार के ऋणायन, जैसे 2K पॉजिटिव प्लस SO4 -2 नेगेटिव, ऐसे टूटा 2Al प्लस 3 प्लस 3SO4 -2, ऐसा टूटा। कंप्लीटली आयनाइज हो गया, लेकिन बेटा एक से अधिक प्रकार के धनायन ये मिल गया, धनायन ये मिल गया, ठीक है। एक से अधिक प्रकार के धनायन मिले हमें, इसका मतलब ये डबल साल्ट है। तो क्या, अब बेटा कॉम्प्लेक्स साल्ट में आ जाइए। तो बेटा हमने क्या देखा, सिंपल साल्ट किसे कहेंगे, सिंपल साल्ट वे साल्ट होते हैं जिनमें एक ही प्रकार के धनायन और एक ही प्रकार के ऋणायन होते हैं और ये जल में पूर्ण रूप से आयनित होते हैं। अब डबल साल्ट की बात करें, डबल साल्ट वे होते हैं जिनमें एक से अधिक प्रकार के धनायन या एक से अधिक प्रकार के ऋणायन हो सकते हैं, लेकिन जल में ये भी पूर्ण रूप से आयनित होते हैं। तीसरे थे कॉम्प्लेक्स साल्ट, इनमें क्या देखा गया, ये बेटा वाटर में आयनाइड थे ही नहीं, इसमें भी एक से अधिक प्रकार के धनायन और ऋणायन हो सकते हैं, इसमें भी एक से अधिक प्रकार के धनायन होंगे और ऋणायन भी हो सकते हैं, लेकिन ये वाटर में सोलेबल नहीं होते हैं, यानी कि आयनाइड नहीं होते हैं, आयनित नहीं होते हैं, ठीक है बेटा। जब हमें ये कॉम्प्लेक्स साल्ट मिले, अब हमें साल्ट खत्म कर देना, जब हमें बेटा ये कॉम्प्लेक्स साल्ट मिले तो हमने देखा क्या कारण था जो ये आयनित नहीं हुए, क्या कारण था जो ये आयनित नहीं हुए। जैसे एग्जांपल है K4, ठीक है बेटा, ये K4FeCN का होल 6, ठीक है, K4FeCN का होल 6, ये था कॉम्प्लेक्स साल्ट। इसमें क्या देखा बेटा, इसमें हमने H2O मिलाया तो क्या हुआ, एक पार्ट तो आयनित हो गया 4K पॉजिटिव प्लस FeCN का होल 6 -4। तो बेटा दूसरा पार्ट, अब इसमें भी तो एक धनायन और ऋणायन है अभी, लेकिन ये धनायन ऋणायन में आगे अगर हम सोचे कि वाटर मिलाएं और इसे तोड़ें तो ये आयनित नहीं होगा, इसे चाहे कितनी देर घोलते रहे घुलेगा नहीं। इसका मतलब फिर हमने देखा क्या कारण था इसमें जो ये घुले नहीं जल में, तो कारण था ये जो ऋणायन थे वो मेटल जो धनायन है बेसिकली उससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए थे, क्या हुए थे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़े हुए थे, इसलिए ये आयनित नहीं हुए। इसका मतलब हमारे दिमाग में आ गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, ठीक है बेटा जी। तब हमने डिफाइन किया, आप देख लीजिए, तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स साल्ट से आया था, ठीक है बेटा जी। तो अब डिफाइन करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो हेडिंग डालो बेटा जी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, समझ में आ गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसे कहेंगे बेटा, वे एडिशन या मॉलिक्यूलर साल्ट के पार्ट थे, इसलिए मॉलिक्यूलर शब्द आया। वे एडिशन बेटा, वे एडिशन या मॉलिक्यूलर कंपाउंड जिनमें
जिनमें क्या बेटा जी, जिनमें 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 कुछ एटम, जिसमें कुछ एटम या ग्रुप्स ऑफ एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स, कुछ परमाणु या परमाणुओं के समूह, जिनमें कुछ परमाणु या परमाणुओं के समूह जुड़े होते हैं कैसे, सेंट्रल एटम से जो सदैव मेटल होता है उससे, किस बॉन्ड द्वारा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा। बे एडिशन या मॉलिक्यूलर कंपाउंड जिनमें कुछ एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स क्या होते हैं, सेंट्रल एटम केंद्रीय परमाणु से कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं, अटैच रहते हैं, जुड़े रहते हैं। बे एडिशन या मॉलिक्यूलर कंपाउंड जिनमें कुछ एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स सेंट्रल एटम से कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं। ठीक है, जिन्हें बेटा क्या कहते हैं, जो जुड़े रहते हैं, या ऐसे लिखो, ऐसे यौगिकों को, ऐसे कंपाउंड्स को क्या कहते हैं बेटा जी, ऐसे कंपाउंड्स को कोऑर्डिनेट कंपाउंड कहते हैं। ठीक है बेटा जी, कोऑर्डिनेट कंपाउंड कहते हैं। देख लीजिए, बे एडिशन या मॉलिक्यूलर कंपाउंड जिनमें कुछ एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स सेंट्रल एटम से कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं, ऐसे कंपाउंड को कोऑर्डिनेट कंपाउंड कहते हैं। हो गया बेटा। अब बेटा लिखेंगे ये एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स, ये एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स क्या कहलाते हैं, लिगेंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, लिगेंड कहलाते हैं, लिगेंड कहलाते हैं। अर्थात दूसरी डेफिनेशन, अर्थात हम क्या कर सकते हैं, अर्थात वे कंपाउंड जिनमें लिगेंड, अब लिगेंड वर्ड यूज कर सकते हैं, वे कंपाउंड जिनमें लिगेंड सेंट्रल एटम, और सेंट्रल एटम क्या होता है, जनरली मेटल होता है, ट्रांजिशन मेटल होता है। वे कंपाउंड जिनमें लिगेंड सेंट्रल एटम यानी कि मेटल से कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं, क्या कहलाते हैं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड कहलाते हैं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड कहलाते हैं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड। ठीक है बेटा जी, कोऑर्डिनेट कंपाउंड कहलाते हैं। हो गया, ये हो गया बेटा जी। फॉर एग्जाम्पल K4 FeCN का होल 6, ये कैसा कंपाउंड था, सॉरी ये कंपाउंड था कोऑर्डिनेट कंपाउंड। ठीक है बेटा जी, इसमें CN जो लिगेंड है वो आयरन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं। ठीक है बेटा जी, हो गया। तो देखो, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स को बर्नर कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेट कंपाउंड को क्या भी कहते हैं बेटा जी, बर्नर कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स आर ऑल्सो नोन एज बर्नर्स कॉम्प्लेक्स। बर्नर के कंपाउंड क्यों कहा जाता है, क्योंकि बेटा एक वैज्ञानिक होते हैं बर्नर, उन्होंने ही सबसे पहले कोऑर्डिनेट कंपाउंड के स्ट्रक्चर को बताया था। ठीक है, तो इसलिए उन्हीं के नाम पर इन्हें बर्नर के कंपाउंड भी कहते हैं। ठीक है, और उन्होंने इन्हें डिस्क्राइब किया था। ठीक है, तो इसलिए कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स को बर्नर्स कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, बर्नर्स कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। हो गया, बर्नर्स कॉम्प्लेक्स। और या इन्हें या सिंपल क्या भी कह सकते हैं, सिंपली हम कह सकते हैं सिंपली कॉम्प्लेक्सेस भी कहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्सेस भी कहते हैं। ठीक है बेटा जी, तो हो गया, कोऑर्डिनेट कंपाउंड को कॉम्प्लेक्सेस भी कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्सेस कंपाउंड। ठीक है, या कॉम्प्लेक्स साल्ट भी कहते हैं, हमने बताया था साल्ट,
तो इन्हें कॉम्प्लेक्स साइट भी कह सकते हैं या बर्नर के कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। ठीक है बेटा जी। अब देखते हैं बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का रसायन क्या है। क्या क्या सीक्रेट बातें, रसायन का मतलब होता है सीक्रेट। तो लिखेंगे केमिस्ट्री ऑफ, हेडिंग डालो, केमिस्ट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की केमिस्ट्री क्या होती है? नंबर 1, पहली बात, प्रत्येक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक सेंट्रल एटम होता है जो जनरली अधिकतर क्या होता है? ट्रांजिशन मेटल होता है। तो लिखो एवरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, every coordination compound has a central atom। प्रत्येक उपसे संयोजी यौगिक में एक केंद्रीय परमाणु होता है। ठीक है, which is जो क्या होता है? which is generally a transition metal, ट्रांजिशन मेटल भी हो सकता है, इनर ट्रांजिशन मेटल भी हो सकता है, इसलिए सिंपल ट्रांजिशन मेटल लिखें। विच इज जनरली ए मेटल। जो सदैव क्या होता है? जनरली मेटल होता है, धातु होता है। ठीक है। दूसरी बात बेटा, हर एक में कोई सा भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देख लो, उसमें सेंट्रल एटम होगा जो जनरली क्या होगा? मेटल होगा, मेटल एटम होगा। ठीक है। दूसरी बात, प्रत्येक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में परमाणु या परमाणुओं के कुछ समूह होते हैं जो मेटल से कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं, जिन्हें हम लिगेंड कहते हैं, है ना। ईच कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैज एटम, अब वो सिंगल एटम भी हो सकता है, जैसे फ्लोरीन सिंगल एटम है, ये लिगेंड की तरह बिहेव कर सकते हैं। तो इसलिए हैज एटम भी लिख दिया हमने। ईच कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैज एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स। इन्हें हम कह सकते हैं, अगर हम एक वर्ड में डिफाइन करें तो मॉलिक्यूलर स्पीसीज या आयनिक स्पीसीज। मॉलिक्यूलर स्पीसीज भी हो सकती है, आयनिक स्पीसीज भी हो सकती है। तो ईच कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है एन आयनिक स्पीसीज और मॉलिक्यूलर स्पीसीज अटैच्ड विद सेंट्रल एटम बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हैज एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच्ड जुड़ी हुई, अटैच्ड विद सेंट्रल मेटल बाय किसके द्वारा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अर्थात बेटा जी, प्रत्येक उपसे संयोजी यौगिक में केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए परमाणु या परमाणु के कुछ समूह होते हैं। ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? विच इज कॉल्ड लिगेंड। जिन्हें हम कहते हैं बेटा जी लिगेंड नाम दिया गया, विच इज कॉल्ड लिगेंड, जिन्हें लिगेंड कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब बेटा जी ये केमिस्ट्री हो गई। तीसरी बात, कोऑर्डिनेशन, कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कितना ही बड़ा है, उसके दो पार्ट होते हैं बेटा, एक आयनिक भाग और दूसरा, एक तो आयनिक स्फीयर, दूसरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर। एक आयनिक मंडल, दूसरा उपसंयोजन मंडल। स्फीयर मतलब मंडल। तो लिखो ईच कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैज टू स्पेयर्स, दो स्पेयर रखता है, टू स्पेयर्स, SPHERE, स्पेयर्स। प्रत्येक कंपाउंड के, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के दो मंडल होते हैं। पहला है कोऑर्डिनेशन स्पेयर, दूसरा बेटा जी आयनिक स्पेयर।
हिंदी में बात करें, पहला होता है उपसय संयोजन मंडल, दूसरा होता है आयनिक मंडल। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है और आयनिक स्फीयर क्या होता है देख लेते हैं जरा, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एग्जांपल लेकर। ठीक है बेटा जी, अब देखो ये है कंपाउंड, कोऑर्डिनेट कंपाउंड। जैसे यही लिया था हमने, यही इसमें बता दें K4FeCN का होल 6, इसे वाटर में घोला, जल में क्या करा, वाटर में डिसॉल्व किया, तो ये आयनित होगा काय में, K4K पॉजिटिव प्लस FeCN का होल 6 -4। तो बेटा जो पार्ट आयनित हो गया, जो पार्ट आयनित हो गया उसे आयनिक स्फीयर, और जो जल में घोलने के बाद भी आयनित नहीं हुआ उसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। या कह सकते हैं जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होता है, जो बड़ी ब्रैकेट के अंदर वाला भाग होता है जिसमें मेटल होगी और कुछ लिगेंड होंगे, वो सदैव कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाता है। और जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर का से बाहर वाला भाग आयनिक स्फीयर कहलाता है। वो इधर भी हो सकता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के इधर भी हो सकता है। जैसे दूसरा एग्जांपल लेना है, क्या FeH2O का होल 6 Cl2। ठीक है बेटा जी, अब इसमें देखो, इससे वाटर में सॉल्युबल करेंगे, H2O में क्या करेंगे, डिसॉल्व करेंगे, घोलेंगे। H2O में घोलो, H2O में घोला तो क्या होगा, ये ऐसे टूटा FeH2O का होल 6। कभी भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला भाग नहीं घुलता है, तो आयनित क्या हुआ, अब ये वाला भाग हुआ, ये वाला नहीं हुआ, इसमें ये वाला हुआ, ये नहीं हुआ। तो दोनों जगह क्या देखा, ब्रैकेट के बाहर वाला, बड़े ब्रैकेट इसे कहते हैं बड़ा ब्रैकेट, बड़े ब्रैकेट से बाहर वाला भाग चाहे वो इधर हो चाहे इधर हो, वो आयोनाइजेबल पार्ट होगा, और जो बड़े ब्रैकेट में होगा वो नॉन आयोनाइजेबल पार्ट होगा, उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है बेटा जी, तो इसमें क्या कहेंगे, ये क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, और ये क्या है, आयनिक स्फीयर। समझ में आ गया, आयनिक स्फीयर, ये आयनिक मंडल, ये उपसय संयोजन मंडल, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये क्या है बेटा जी, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इस कंपाउंड में देख के पता चल जाएगा बेटा जी, ये आयनिक स्फीयर, ये है आयनिक स्फीयर बेटा जी, जो K4 है, इसमें ये आयनिक स्फीयर है, और ये वाला कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये आयनिक स्फीयर Cl2 वाला आयनिक स्फीयर। ठीक है जी, और FeH2 और 6 ये क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। समझ में आ गया, तो लिख दो, लिख दीजिए बेटा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड का वह भाग, वह पार्ट जो बेटा क्या होता है, नॉन आयोनाइजेबल होता है तथा बड़ी ब्रैकेट के अंदर होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाता है। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर लिखेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर लिखेंगे, कोऑर्डिनेट कंपाउंड का, कोऑर्डिनेट कंपाउंड का वह पार्ट या वह भाग, वह पार्ट जो जल में आयनित नहीं होता है, मतलब नॉन आयोनाइजेबल होता है, नॉन आयोनाइजेबल होता है, नॉन आयोनाइजेबल होता है तथा बड़ी ब्रैकेट, ये बड़ी ब्रैकेट है, बड़ी ब्रैकेट के अंदर होता है, क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाता है। खत्म, एग्जांपल आपको मैं लिखवा दिया था। अब देखिए आयनिक स्फीयर क्या होगा बेटा जी, आयनिक स्फीयर, अब हेडिंग डालो, आयनिक स्फीयर क्या था, आयनिक स्फीयर कोऑर्डिनेट कंपाउंड का वह भाग, कोऑर्डिनेट कंपाउंड का वह भाग जो आयोनाइजेबल होता है, आयनित होता है, आयोनाइजेबल होता है, आयोनाइजेबल होता है, आयनित होता है, और बड़े ब्रैकेट के बाहर होता है, बड़े ब्रैकेट से बाहर होता है, चाहे लेफ्ट साइड हो चाहे राइट साइड में हो। लेफ्ट साइड में होगा
तो क्या होगा, लेफ्ट साइड में होगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा और लेफ्ट साइड में आएगा तो निगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है बेटा, आपको पता है कोई मैं के भी लूं तो के बी का मतलब क्या है, ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव पहले आता है निगेटिव बाद में आता है। ठीक है बेटा, सिंपल सी बात है, हो गया। अब देखते हैं बेटा कोऑर्डिनेट कंपाउंड हमने देख लिया, कोऑर्डिनेट कंपाउंड में क्या क्या होता है हमने ये भी देख लिया। अब देखते हैं बेटा जी कोऑर्डिनेट कंपाउंड के प्रकार भी होते हैं क्या, क्या कोऑर्डिनेट कंपाउंड एक से अधिक प्रकार के होते हैं? जी हाँ बिल्कुल होते हैं। तो लिखेंगे टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम जटिल यौगिक भी कहते हैं हिंदी में, उपसे संयोजी यौगिक या जटिल यौगिक। तो जटिल यौगिकों के प्रकार या उपसे संयोजी यौगिकों के प्रकार या बर्नर के यौगिकों के प्रकार या कॉम्प्लेक्स साइड के प्रकार। तो बेटा जी ये जो हम प्रकार लिखवा रहे हैं कई कई प्रकार से हैं। पहला बेस लिया हमने सेंट्रल मेटल एटम जो होता है ना, सेंट्रल मेटल एटम की संख्या के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। ठीक है बेटा जी, पहला वर्गीकरण कर रहे हैं सेंट्रल मेटल एटम की संख्या के आधार पर। ठीक है जी, तो ये देखा गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक मेटल भी होती है, किसी में एक से अधिक भी होती है। तो बेटा इस आधार पर इन्हें वर्गीकृत कर दिया गया। एक को कहेंगे मोनोन्यूक्लियर एक नाभिकीय उपसे संयोजी यौगिक, मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। दूसरे होंगे पॉलीन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक सेंट्रल मेटल एटम होता है उन्हें कहते हैं मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और जिनमें एक से अधिक क्या होती है सेंट्रल मेटल एटम होता है उन्हें कहते हैं पॉलीन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है जी, लिख देते हैं। इसके आधार पर दो प्रकार के हुए, एक मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बेटा जी। दूसरे क्या होते हैं, दूसरे होते हैं पॉलीन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, दूसरे पॉलीन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मोनो को कहते हैं एक नाभिकीय उपसे संयोजी यौगिक, हिंदी में इसे कहते हैं बहुनाभिकीय उपसे संयोजी यौगिक। एक नाभिकीय का मतलब क्या है, नाभिक एक मतलब सेंटर एक, नाभिक सेंटर में होता है, सेंटर एक, और सेंटर एक कब होगा जब सेंट्रल एटम एक होगा। ठीक है, और सेंट्रल एटम होता है मेटल। तो क्या लिख सकते हैं, बे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बेटा जी, बे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनमें बेटा जी जिनमें केवल एक ही सेंट्रल मेटल होती है, उसे क्या कहते हैं मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एग्जांपल देख लें, एग्जांपल है अभी जो लिखवाए थे K4FeCN का होल 6। इसमें देखा बेटा, इसमें ये देखा सेंट्रल मेटल केवल आयरन है, एक ही है Fe, ये मोनोन्यूक्लियर है। दूसरा हमने ये भी लिखवाया था FeH2O का होल 6 Cl2 या Cl3 लिख दिया आपके हमने। ठीक है, तो Fe की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। ठीक है बेटा जी, ये सभी क्या मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अब पॉलीन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन से होंगे फिर, तो बेटा जी बे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनमें एक से अधिक, दो नहीं तीन नहीं, एक से अधिक कितनी भी हो। ठीक है, दो होंगे तो डाइन्यूक्लियर क्या हो जाएंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तीन होंगे तो ट्राइन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो जाएंगे। इसलिए उसे फर्दर क्लासिफाई भी कर सकते थे, लेकिन हमने किया नहीं, आपको बता दिया। अगर दो सेंट्रल एटम होगी तो डाइन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तीन सेंट्रल मेटल होंगी तो 3 यानी कि ट्राई न्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, 4 होंगी तो टेट्रा न्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, ये बात अलग की है। तो हम क्या कर सकते हैं, केवल पॉलीन्यूक्लियर में बांट दो, यानी कि बे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनमें एक से अधिक
मोर देन वन सेंट्रल एटम होती हैं, क्या कहलाते हैं? पॉलीन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाते हैं। एग्जांपल सिंपल लिख देते हैं, परिभाषा आपको बता दी। वे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनमें मोर देन वन सेंट्रल एटम हो, सेंट्रल मेटल होती हैं, क्या कहलाते हैं? पॉलीन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाते हैं। अब एटम और मेटल में बार बार कहीं एटम बोल देना कहीं मेटल, मतलब भाई ये जो एटम होगा वो सदैव मेटल होगा, तो कहीं मेटल बोल दो, इट डजंट मैटर। ठीक है, एग्जांपल है बेटा जी, ये देखा होगा आपने Fe2CO का होल 9, Fe2CO का होल 9, मेटल एटम कितने हो गए? 2। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड। Fe2CO का होल 9। ऐसे भी देखा होगा आपने FeS2O का होल 4, ठीक है, NH2 FeS2O का होल 4। ये बेटा क्या है? ये क्या है? ब्रिज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, लेकिन इसमें भी मेटल एटम 2 हैं, तो ये भी क्या हो गए? पॉलीन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के एग्जांपल हो सकता है, लेकिन ये नहीं लिखवा रहा। ठीक है बेटा, दूसरा एग्जांपल देखो, CO कोबाल्ट, CO4 CO का होल 12। इसमें तो सेंट्रल मेटल कितनी है? 4 हैं। ठीक है बेटा जी, ऐसा ही CO2 CO का होल 8, ये भी होता है। ठीक है जी बेटा, तो सब में सेंट्रल मेटल कितनी हो रही है? 1 से अधिक। इसमें 2 आई, इसमें 2 आई, इसमें 4 आई। ठीक है बेटा जी, Mn2CO का होल 10 भी होता है। ठीक है बेटा जी, Mn2CO का होल 10। तो ये सभी थे पॉलीन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये तो बात रही किसके आधार पर? केंद्रीय धातु परमाणुओं की संख्या के आधार पर हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को 2 भागों में बांटा। एक तो एक नाभिकीय उपसय संयोजी यौगिक, दूसरे थे बहुनाभिकीय उपसय संयोजी यौगिक। एक नाभिकीय उपसय संयोजी यौगिक में एक सेंट्रल मेटल होती है और बहुनाभिकीय उपसय संयोजी यौगिक में एक से अधिक केंद्रीय धातु होती है। ठीक है बेटा जी, एग्जाम्पल हमने देखे। अब दूसरा है लिगैंड की संख्या के आधार पर। बेटा जी, ऑन द बेसिस ऑफ लिगैंड्स। लिगैंड्स के आधार पर, लिगैंड्स के आधार पर का मतलब क्या हुआ? लिगैंड की संख्या नहीं यहाँ पे। लिगैंड के आधार पर का मतलब है एक ही प्रकार के लिगैंड हो या एक से अधिक प्रकार के लिगैंड हैं। ठीक है बेटा, तो ऑन द बेसिस ऑफ लिगैंड्स यानी कि वन टाइप लिगैंड हो या मोर देन वन हो, मोर देन वन टाइप ऑफ लिगैंड, मोर देन वन टाइप क्या हो? लिगैंड हो, उस आधार पे। ठीक है बेटा जी, उस आधार पे हमने यहाँ पे फिर 2 प्रकारों में बांट दिया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को। कितने भागों में? 2 भागों में। पहला होता है होमोलेप्टिक, पहला होता है बेटा जी होमोलेप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, होमोलेप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। दूसरा होता है होमोलेप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, होमोलेप्टिक। दूसरा होता है हेट्रोलेप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हो गया बेटा जी होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब बेटा ये बताइए होमोलेप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं और हेट्रोलेप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन कौन से होते हैं? होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक। तो बेटा ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनमें एक ही प्रकार के लिगैंड होते हैं, मतलब ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनमें बेटा जी एक ही प्रकार के लिगैंड होते हैं उन्हें कहते हैं होमोलेप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। वे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनमें एक ही प्रकार के लिगैंड पाए जाते हैं या लिगैंड होते हैं उन्हें कहते हैं होमोलेप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसमें एक से अधिक प्रकार के लिगैंड होते हैं उन्हें कहते हैं हेट्रोलेप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जिनमें क्या हो बेटा जी लिगैंड वन टाइप ऑफ मतलब एक ही प्रकार के लिगैंड हो उन्हें कहते हैं होमोलेप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जैसे एग्जांपल FeCN का होल 6, K4 भी लगा दो चलो। तो इसमें लिगैंड CN है, साइनो लिगैंड है, 6 साइनो लिगैंड है, तो इसे कहेंगे होमोलेप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब यही बात यहाँ पे कर लें
K4Fe H2O का होल 6, नहीं कह सकते H2O का होल 4 Cl2। ठीक है बेटा जी, ये कैसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है? हेटेरोलेप्टिक। क्यों? क्योंकि 4 जो लिगेंड है वो एक प्रकार के हैं और 2 लिगेंड एक प्रकार के, मतलब लिगेंड एक से अधिक प्रकार के हो गए, इसलिए इसे कहेंगे हेटेरोलेप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो क्या कह सकते हैं? बे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनमें लिगेंड एक ही प्रकार के लिगेंड होते हैं, जिनमें एक ही प्रकार के लिगेंड होते हैं उन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को होमोलैप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और जिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक से अधिक प्रकार के लिगेंड होते हैं उन्हें हेटेरोलेप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। ये दूसरा प्रकार से हमने वर्गीकृत कर दिया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को। अब तीसरा क्लासिफिकेशन और है बेटा जी इनका, क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, अर्थात उपसंयोजन मंडल पर उपस्थित आवेश के आधार पर। सी है बेटा जी टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स on the basis of charge on कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो बस कहां देखना है? चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर चार्ज देखो कैसा, बस लगा दो। तो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर उपस्थित आवेश के आधार पर हमने सभी कोऑर्डिनेट कंपाउंड को 3 भागों में बांटा है। नंबर 1 कैटायनिक या पॉजिटिव भी कहते हैं कैटायनिक को, पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया बेटा जी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। दूसरे बेटा जी एनायनिक या निगेटिव, बेटा जी निगेटिव कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया बेटा जी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, कैटायनिक या पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एनायनिक या नेगेटिव कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया। तीसरे थे बेटा जी न्यूट्रल, हो सकता है कोई आवेशी ना हो, न्यूट्रल। तीसरी कंडीशन भी तो हो सकती है न्यूट्रल को कहते हैं मॉलिक्यूलर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया बेटा जी। अब सवाल होता है कैटायनिक या पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन से होंगे? तो बेटा जी बे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर कौन सा आवेश होना चाहिए? पॉजिटिव। कौन सा चार्ज होना चाहिए? पॉजिटिव। क्या कहलाएंगे? कैटायनिक या पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाएंगे। एग्जांपल लिखवा देते हैं, सिंपल डेफिनेशन आपको बता दी। एग्जांपल है बेटा जी क्या है? FeH2O का होल 6 और Cl3 ब्रैकेट के बाहर Cl3। इसे बेटा जी आप तोड़ के देखो जरा, आयनित करो तो कैसा होगा? FeH2O का होल 6, ये तो आयनित होगा नहीं, इस पे तो एक ही प्रकार का आयन बन जाएगा। इस पे क्या आएगा? प्लस के 3 चार्ज, क्योंकि दूसरा बार आप बता रहा है कि इसके ऊपर प्लस 3 लगाओ, क्योंकि मेरे ऊपर -3 है, तो प्लस के क्या हो गया? 3Cl माइनस। ठीक है बेटा जी, तो देखा कोऑर्डिनेशन इस पर पॉजिटिव चार्ज आया, इसलिए कैटायनिक या पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया। दूसरा नेगेटिव या एनायनिक का K4FeCN का होल 6, बहुत सिंपल एग्जांपल था। K4FeCN का होल 6, देखो तोड़ो इसे भी आयनित करो तो क्या होगा? 4K पॉजिटिव में होगा प्लस FeCN का होल 6 माइनस 3 -K4 हो गया बेटा जी। तो इसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कैसा आवेश है? माइनस का, इसलिए एनायनिक या नेगेटिव कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब कुछ होते हैं न्यूट्रल या मॉलिक्यूलर, बे क्या होते हैं बेटा? तो बे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर कोई आवेश नहीं होता वो कहलाते हैं न्यूट्रल या मॉलिक्यूलर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल बहुत ही ज्यादा क्या फेमस है? PTCl का PTCl4 फिर NiCl4। इसमें देखा हमने दोनों के ऊपर कोई आवेश नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों आयनित नहीं होंगे, और दोनों आयनित नहीं होंगे तो आवेश नहीं आएगा, क्योंकि आयनित कौन ना होता? जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर वाला भाग होता है वो कभी आयनित नहीं होता। तो दोनों कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, आयनित होने का सवाल नहीं, इसलिए कोई आवेश नहीं, और कोई आवेश नहीं तो न्यूट्रल या मॉलिक्यूलर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया। ठीक है बेटा जी, हो गया। ये था आपका
क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वर्गीकरण या उसके प्रकार हमने 3 आधारों पर देखे। कितने आधार पर बेटा जी? 3। पहला था नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, यानी कि धातु परमाणुओं की संख्या के आधार पर। यदि धातु परमाणु एक था तो मोनोन्यूक्लियर और एक से अधिक थे तो पॉलीन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाए। दूसरा बेस लिया हमने लिगैंड के प्रकार के आधार पर। लिगैंड कितने प्रकार के होते हैं? सॉरी, लिगैंड के प्रकार के एक ही प्रकार के लिगैंड हो तो, और एक से अधिक प्रकार के हो तो। एक ही प्रकार के होंगे तो उसे होमोलेप्टिक, और एक से अधिक प्रकार के थे तो उसे हेटेरोलेप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। और बेटा जी तीसरा हमने क्लासिफिकेशन किया था ऑन दी बेसिस ऑफ चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, अर्थात कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर या कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर उपस्थित आवेश के आधार पर। यदि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया तो हमने उसे पॉजिटिव या कैटायनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहा, और यदि नेगेटिव चार्ज आया तो उसे हमने नेगेटिव या एनायनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहा, और यदि चार्ज नहीं आया तो उसे न्यूट्रल या मॉलिक्यूलर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहा। अब बेटा जी हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की केमिस्ट्री को जान लिया है, अब हम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को अच्छी तरह से। तो सबसे पहले आज का टॉपिक क्या है? यह टॉपिक होगा जी बहुत बढ़िया टॉपिक। देखो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री यदि स्टार्टिंग में समझ ली तो कोई भी क्या है हार्ड नहीं आएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, मजा आएगा बहुत। ठीक है बेटा, आनंद आएगा, बहुत इंटरेस्ट आएगा केमिस्ट्री पढ़ने में, कोऑर्डिनेशन। यदि ये शुरू की क्लास मिस कर दी तो बेटा जी आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वहां पे आईयूपीएससी जो नोमेनक्लेचर है ना, नामकरण, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर का जरूर क्वेश्चन आता है, और 5 जन 4 के नाम लिखने का आते हैं। मात्र 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व होता है, यदि आप पे आता है तो। नहीं आता तो जिंदगी भर में भी सॉल्व नहीं होता। ठीक है बेटा जी, और नंबर उसके कटते नहीं। तो बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है बेटा जी। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हमने बिल्कुल स्टार्टिंग से, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया, और बहुत बड़े लेवल पर पहुंचाएंगे सर। ठीक है बेटा जी, तो आप बस रोजाना लगातार अपने लेक्चर अटेंड कीजिए, सब कुछ मिलेगा। आज का हमारा टॉपिक जो हम कल पढ़ाएंगे, आप लिख के छोड़ देना लिगैंड। क्या बेटा जी? लिगैंड। ये होगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक, लिगैंड। अब हम पढ़ेंगे लिगैंड क्या होते हैं, लिगैंड। ठीक है बेटा जी, लिगैंड ये होगा कल के लेक्चर में। ठीक है बेटा जी, हमारे 15th लेक्चर में होगा। ठीक है बेटा जी, थैंक यू वेरी मच।